हमें ज़रूरत है उस एक व्यक्ति की जो हम पर विश्वास करे। यकीनन वह व्यक्ति हम खुद हैं। नमस्कार, आभार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का उनके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि ज़िंदगी एक संघर्ष है, लेकिन इसका नज़ारा और अनुभव काफ़ी शानदार होता है, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक अवसर के समान श्रेष्ठ बनने, श्रेष्ठ करने और श्रेष्ठ पाने का मौका देती है। और दर्शकों, इसकी शुरुआत खुद पर यकीन और उम्मीद से होती है, क्योंकि यही भरोसा और यही उम्मीद न सिर्फ हमारे लक्ष्य को आसान बनाता है, बल्कि हमारे जीवन के हर असंभव कार्य को संभव भी बनाता है। इसीलिए हमेशा खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। आइए एक ऐसे ही बेहतरीन और उम्दा विचार के साथ आगाज़ करते हैं आज के दिन और आज के कार्यक्रम का, और नज़र डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा कहे इस अनमोल वचन पर। महात्मा गांधी ने कहा था, आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला हमारे उस बेहद ही खास सेगमेंट का, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के विशेष मेहमान से। दर्शकों, कहते हैं कि प्रकृति के साथ बिताया पल कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति हमें हर रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है। अब चाहे वह निरंतर बिना किसी रुकावट के बहती नदियाँ हों, या निस्वार्थ भाव से छाया फल फूल प्रदान करते या वृक्ष, हर रूप में यह हमें एक सीख प्रदान करते हैं। जैसा कि हम सभी ये बातें भली भांति समझते हैं, लेकिन फिर भी आज इन्हें बचाव की आवश्यकता है। प्रकृति संपदा के दोहन पर किस प्रकार अंकुश लगाएं, किस प्रकार इनका संरक्षण करें और लोगों को इसकी महत्ता के प्रति किस प्रकार जागरूक करें, इन तमाम विषयों पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान। आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान का। हमारे बीच मौजूद है रिटायर्ड उप वन संरक्षक संजय कुमार। संजय जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। धन्यवाद। धन्यवाद। संजय जी, कहते हैं कि विपिन बोले, जंगल बोले या पेड़ पौधे बोले, कहते हैं कि इसके बिना धरती की कल्पना नहीं की जा सकती। और हमारा जीवन भी सीधे तौर से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम सभी इन बातों को भली भांति समझते हैं, लेकिन जिस तेज़ी से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से इसका दुष्प्रभावों का भुगतान भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जंगलों का संबंध जो है हमारा अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। ज़िंदगी के शुरुआत से लेकर ज़िंदगी के अंत तक जंगलों पर ही हम निर्भर हैं। कह लीजिए कि बच्चे जो है जब बड़े होते हैं तो लकड़ी के खिलौनों पर खेलते हैं, उसी पर बढ़ते हैं, उसी पर खेलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होते हैं तो लकड़ियों का, तो टिम्बर का हर एक घर में जो है इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मरने के बाद भी हमारी जो है वो शवदाह वगैरह के कारण के लिए भी लकड़ियों का ही वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरह अपने पेड़ पौधे हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं शुरू से, और इसका संबंध इतना ज़्यादा है कि अगर पेड़ पौधे ना हों तो मेरे ख्याल से जीवन असंभव होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत जो है हमारे जंगल हैं, और जितना जंगल हम लगाएंगे और जितना इसका विस्तार करेंगे, हमारा जीवन उतना ही ज़्यादा सफल होगा, हम उतने स्वस्थ रहेंगे। जंगलों की कटाई के कारण ही सारा दुष्प्रभाव जो है मनुष्य जीवन पर आ पड़ा है, और इससे जो है बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं, बहुत तरह के समस्या आ रही हैं, और लोग इसके प्रति जागरूक तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि इस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, मौसम बदल रहे हैं, कि इसका भी दुष्प्रभाव जो है मनुष्य झेल रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से जैसी गर्मी ने, जैसे कि अभी देखा जाए जितनी गर्मी ने उतने ज़्यादा लोग उसे महसूस कर रहे हैं। इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी कमी कहाँ है कि ऐसे दुष्प्रभावों का भुगतान हमें भुगतना पड़ रहा है? कमी देखिए ऐसा है कि सरकारी स्तर पर तो कार्यवाही हो रही है, काम किए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं,
कुछ बच रहे हैं, कुछ मर भी रहे हैं। तो उनका सही ढंग से निराकरण या उसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। वृक्ष कितने लगे, कितने बड़े हुए और उसका पुनर्स्थापन कितना हुआ, ये कोई देखने वाला नहीं है। और आम जनों में इसके प्रति जागरूकता है, लेकिन कोई इस तरह का काम करते नहीं, पेड़ पौधे लगाते नहीं, या उनके पास ज़मीन की कमी है, या उनके पास परिस्थिति वश वो कुछ नहीं कर पाते हैं, पैसे की कमी है, बहुत सारी बातें हैं। और पानी भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सेटबैक है, क्योंकि पानी की असुविधा जो है बहुत जगह बढ़ती जा रही है। झारखंड में तो आप कहें कि वहाँ पानी माने सुविधाजनक ढंग से निकालना, कुएं नहीं है वहाँ, चापानल बहुत बहुत डीप बोर चापानल है। तो लेबर जो है वो पानी चला करके प्लांट वो लगाएगा, उसको रोज उसको पानी पटवन करेगा, तभी वो संभव है। नहीं तो झारखंड में तो बहुत एक्सट्रीम मौसम गर्मी रहती है, पथरीला चट्टान है, मिट्टी की कमी है, मिट्टी का डेप्थ जो है कम है। तो इन सब चीज़ों से वहाँ नेचुरल ढंग से जो जंगल उगते हैं वही अगर बचाए जाए, उसी को प्रोटेक्ट किया जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कारगर होगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि ये सिर्फ जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ झारखंड की ही नहीं है सर। अगर शुद्ध वायु की बात करें, शुद्ध वातावरण की बात करें या शुद्ध जल की बात करें, तो इनका अभाव आजकल हर जगह है, चाहे वो कोई एक देश या पूरे विश्व के लिए सर ये चिंता का सबब बना हुआ जी है। हाँ, इसका क्या मूल कारण और किस प्रकार इससे हम छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, बात है कि परिस्थितियाँ जो है बदल रही हैं, और मेरे ख्याल से मौसम का मिजाज भी इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। मौसम इस तरह बदल रही है, बर्फ़ इस तरह पिघल रहे हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बड़ी बड़ी चट्टानें ये बर्फीले चट्टान टूट टूट कर गिर के उस समुद्र में आ रहे हैं। समुद्र का लेवल भी बढ़ सकता है उससे, और परिस्थितियाँ जो है वो मौसम जो है प्रभावित हो रहे हैं उससे। उसके चलते मौसम का चक्र जो है वो बिल्कुल अलग होता जा रहा है, और उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कब क्या रोपें, कब क्या उसका ग्रोथ को प्रोड्यूस करें, तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं हो पा रही हैं सही ढंग से। इसका भी एक कारण है कि मनुष्य जो है उसको माने क्रॉप अप नहीं कर पा रहा है। जी, जब भी कोई भी कार्यक्रम या कोई भी परियोजना की तैयारी की जाती है या कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि उसमें सरकार के साथ साथ आम जन का भी सहयोग उतना ही ज़रूरी है। तो आम जन को इन सारे अभियानों से किस प्रकार जोड़ा जा रहा है और क्या कुछ किया जा रहा है उन्हें इसके प्रति अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम हो रहे हैं जंगलों में, वहाँ गांव में उन लोगों का सहयोग लिया जाता है। गांव वालों को समझाया जाता है, बताया जाता है, पेड़ों के प्रति उनको सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। कहीं कहीं तो पेड़ लगाने और पेड़ बचाने के लिए उनको पैसे तक दिया जा रहे हैं, प्रोत्साहन राशि वगैरह दी जाती है। लेकिन वो लोकल स्तर पर हैं, पूरे व्यापक रूप से नहीं हो पा रहे हैं, जिसका कारण है कि जंगल उतने ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जब हम छोटे होते तो हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होकर ये बने। आपके मन में ये जो आप जिस मुकाम पर आप जिस मुकाम को हासिल आपने किया है, इसके पीछे आपकी क्या कुछ तैयारी थी और मतलब किसे क्रेडिट देना चाहेंगे आप? या आपका बचपन से ही पेड़ों के प्रति लगाव था या महज इत्तेफाक कहेंगे इसे आप? ऐसा है कि बचपन में तो मैं शिक्षा के प्रति ही जागरूक रहा, और स्कूली स्तर पर वैसी कोई मतलब ज्ञान नहीं था कि मतलब किस ओर जाना है, क्या है। मैट्रिकुलेशन हमने किया, मैट्रिकुलेशन मैंने सेंट्रल स्कूल से किया है, पटना से ही, कंकड़बाग। तो उसके बाद जो है लगा कि किस ओर जाना है, तो फिर हमने सब्जेक्ट साइंस का ही चुना, और बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था। तो उसके तहत जो है हमने आईएससी बीएससी वगैरह किया। उसके बाद लगा कि कंपटीशन वगैरह की ओर जाना चाहिए, तो मैंने मेडिकल की भी तैयारी की। मेडिकल भी 1-2 बार दिया, लेकिन असफल रहा। फिर लगा कि
फॉरेस्ट के प्रति तो था ही पहले से ही। तो मैंने बीपीएससी की कंपटीशन जो है फॉर्म भरा, कंपटीशन वगैरह दिया, तैयारी की और उसमें मैं सफल हुआ। तो पता नहीं एक रुझान सा भी आ गया कि अब तो फॉरेस्ट को ही देखना है, अब तो इसी ओर जाना है। तो उसके प्रति एक प्रेम बढ़ गया मेरा। बिल्कुल। आपने अपने जीवन का कार्यकाल उस जगह पर बिताया है जहाँ पे तकनीकी सेवाएं ना के बराबर है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा? बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि 88 में मेरी सेवा जो है इस विभाग को मिली और उसके बाद जो है मैं सर्वप्रथम मेरी पोस्टिंग चतरा में हुई, जो कि झारखंड का भी पार्ट है। पहले तो बिहार सम्मिलित बिहार में था। तो चतरा वैसा इलाका है जहाँ की एमसीसी का बहुत प्रभाव था। लोग खुलेआम घूम नहीं सकते थे, कोई कार्य नहीं कर सकते थे, बिना उनकी इजाज़त के सरकारी काम भी नहीं होता था, जंगलों में भी। तो उनका एक बहुत डर था। लेकिन वैसे जगह में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग और मेरा पहला अनुभव जंगलों के प्रति, मैंने सखुआ का पेड़ नहीं देखा था जीवन में, पहली बार जाके जंगल देखा मैंने सखुआ का। तो ये सब चीज़ें नई लगी और बिल्कुल ही अनजाना सा जगह, देहाती क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, वैसे लोगों से मिलना जुलना और काम करना पड़ा। तो इसका अनुभव एक अलग ही अनुभव है। बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि आप वहाँ जंगलों विपिन में रहने वाले लोगों से मिले जुले, वहाँ के लोगों की जीवन व्यवस्था को देखा। चाहूँगी कि उससे जुड़ी कुछ अंश हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि कैसा उनका, मतलब क्या उनके लाइफस्टाइल है, क्या रहन सहन है उनका, किस तरीके से। ऐसा है कि जंगलों में जीवन वैसा ही है, जंगल जैसा ही है। वहाँ नदियों का तो बहुत नहीं कहेंगे, लेकिन तालाब वगैरह हैं, झील हैं, कुछ छोटे छोटे पानी के ये स्तंभ वगैरह हैं। तो उन पे ही उन लोगों का जीवन चलता है। रहन सहन बिल्कुल आदि मानव की तरह है। कपड़े नहीं धोते हैं, महीनों नहाते भी हैं या नहीं भी नहाते हैं। सुविधाएं नहीं होने की वजह से ये कारण हो सकता है। हाँ, सुविधाएं नहीं कह लीजिए, उनका लाइफ स्टाइल ही वही है। जी जी। अच्छा, वो खुलेआम में न उनका कोई घर है वैसा, न वहाँ खाना बनाने का सुविधा वगैरह है। खुलेआम जंगलों में ही बस वो ईंटा पत्थर लगा के उसी में खाना बना लेते हैं और जंगल से जो मिला जीव जंतु पकड़ के उसी को खा लेते हैं। सब्जी और ये और हरी चीज़ और चटनी, ये सब का कोई ऐसा उन लोगों का लगाव नहीं है, जो मिला सो खा लिया। जैसे कि आधुनिक युग है, हम सब भी हर एक छोटी चीज़ के लिए तकनीकों पर निर्भर करते हैं। क्या कभी ऐसी कोशिश की गई उन लोगों को इन सारी चीज़ों से कनेक्ट करने की, जैसे कि आप लोग वहीं पे अपने कार्यकाल में थे, तो ऐसी कोई कोशिश? बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। ऐसा ऐसा है कि सरकारी स्तर पर तो किया गया है और बहुत जगह व्यापक रूप से बदलाव भी आया है रहन सहन। अब जैसे कुछ लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वर्क जो है उनको अलॉट कर दिया गया। जैसे नर्सरी वगैरह का नाम आपने सुना होगा। जंगलों में नर्सरी बनाई जाती है, पौधे रोपे जाते हैं, वहाँ उगाए जाते हैं। 1 साल के पौधे तैयार करके उसको बाहर उन्हें लगाने के लिए दिया जाता है। तो लाख पौधे जो है इसमें लगाए जाते हैं। तो वैसे क्षेत्रों में उन लोगों को लोकल स्तर पर एम्प्लॉय किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उनसे काम लिया जाता है। तो इस ढंग से उनकी आजीविका भी चलती है और उनका रहन सहन भी ऊपर होता है। शिक्षा और कनेक्टिविटी की क्या कुछ सुविधाएं हैं? शिक्षा का तो स्कूल अब व्यापक रूप से अंदर भी काफ़ी जंगलों में ही खुला है और छोटे छोटे स्कूल सब खोले गए हैं। शिक्षा का अभाव तो था ही, लेकिन अब लोग आ रहे हैं और शहरों की ओर आकर्षित होकर वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और आवागमन का जहाँ तक सवाल है, तो अब बसेस वगैरह चल रही हैं। बसों का एक अच्छा खासा आवागमन हो गया।
संजय जी, अगर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आज सभी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है, और ऐसे में अगर बात करें भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश की, तो यह चिंता और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन यह भी माना जाता है कि अगर इसकी गंभीरता को समझा जाए तो आधुनिकता के साथ हम प्रकृति का संतुलन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। कितना सही है यह? ऐसा है कि सरकारी स्तर पर तो कार्य किए जा रहे हैं और लोगों की जागरूकता और उनका उनका सहयोग लिया जा रहा है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। और कुछ राज्यों में तो ये बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और बस बदकिस्मत से बिहार में इसका थोड़ा अभाव दिख रहा है। और पौधे तो लगाए जाते हैं लेकिन उसका सही ढंग से उसका रक्षण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं या फिर उनका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। लेकिन पहले की अपेक्षा जो 2-3 सालों में 5 सालों में पौधे लगाए गए हैं, उनसे वृक्षों की आवृत्ति बढ़ी है, बिहार में भी बढ़ी है और ये खुशी की बात है। बिल्कुल, जैसा कि स्कूल कॉलेजेस में भी देखा जा रहा है कि कई कार्यक्रम या पर्यावरण बचाव के कई अभियान के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो उन कार्यक्रमों में और किन किन चीज़ों को जोड़ने की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण बचाव में अधिक से अधिक लोगों का कॉन्ट्रिब्यूशन हो सके और अधिक से अधिक हमें सफलता मिल सके? मैं सोचता हूँ कि बिहार में जितने स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर के हायर स्कूल तक, उनमें बच्चों को जोड़ना बहुत आवश्यक है। बच्चों को प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, जानकारी की आवश्यकता है। उनको बहुत तरह की जानकारी नहीं है, जैसा कि आम लोग हैं वैसे ही स्टूडेंट भी होते हैं। तो उनको जागरूक करके और उनके द्वारा जो है पौधे लगाए जा सकते हैं और उनको बचाया जा सकता है। उनको कुछ प्रोत्साहन राशि, जैसा कि कभी कभी स्कीम्स वगैरह आती हैं तो उसमें दिया जाता था और दिया भी जा रहा है शायद, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, जैसे कि एक जो पर्टिकुलर डे पे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, उसे अगर वीकली या मंथली किया जाए तो अधिक से अधिक लाभ देखने की मतलब अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जैसे कि आपसे जानना चाहूँगी कि वन संरक्षण की जब भी बात आती है तो ये क्या सिर्फ वनों तक ही सीमित रहती है, इसके बाहर के भी क्या कुछ कार्य प्रणाली, क्या कुछ दायरे हैं? देखिए, ऐसा है कि वनों का दायरा जो है पहले वन तक ही सीमित था। हमारा जो डिविजन्स होते थे, फिर सर्किल्स होते थे, वो फॉरेस्ट एरिया में ही ज़्यादा लोकलाइज्ड होते थे। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है और अब जो है व्यापक रूप से हर एक ज़िले में ही एक जिला पदाधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है, चाहे वहाँ वन हो या वन नहीं हो। तो इनका कार्यशैली जो है वो बहुत तरह का मल्टीफेरियस वर्क हो गया है। इसमें जो है पौधे तो लगाने ही हैं, पौधा लगाना है, नर्सरी लगाना है, लोगों को जागरूक करना है, पौधे बांटने हैं जिससे कि कुछ जंगल उग सकें। और दूसरी बात कि फिर उसको प्रोटेक्ट भी करना है, उसको लगाने के बाद उसको बचाया जाना है। लकड़ी जो तैयार हो जाती है या सूखे पेड़ हो जाते हैं या फिर उसको बीमार पौधे हो जाते हैं, बने वृक्ष, तो उनको काट करके उनको सेल भी करना, डिपो में ले जा करके, सरकारी डिपोज़ वगैरह खुले हुए हैं, वहाँ इनको बेचा जाता है। और फिर तो ह्यूमन मैनेजमेंट है, जो कि आम लोग माने जितने भी जंगल विभाग के लोग हैं उनको मैनेज करना है, किसको कहाँ पोस्टिंग करें, ट्रांसफ़र करें, किसको कहाँ रखा जाए, कौन ज़्यादा कारगर होगा, ये सारा कुछ देखा जाता है। बिल्कुल, बतौर उप संरक्षक आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए ताकि वनों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके? और देखिए, हमारी पोस्टिंग तो शुरू में जैसा कि मैंने बताया कि चतरा में रहा। चतरा में रह के मैंने बहुत कुछ नया अनुभव किया, बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ से एक नया जीवन देखने को मिला और बहुत तरह का अनुभव हुआ। हमारे जो वन पदाधिकारी थे, जो सीनियर्स थे, उनके द्वारा बहुत तरह की बातें बताई गई, लेकर के साथ में घुमाया गया, तो इनसे बहुत ज्ञानवर्धन भी हुआ। और उसके बाद मैंने बहुत जगह ऐसा काम किया, जैसे कि कुछ निम्न पदाधिकारी के साथ, जैसे कि फॉरेस्टर हैं, गार्ड हैं, इन लोगों के साथ जंगलों में
भ्रमण करके वहाँ रोक टोक करना, जैसे कि कहीं क्वेरी हो रही है, माइनिंग हो रहा है, कहीं जंगलों में जानवरों को मार दिया जाता है, उसके लिए जो है व्यापक रूप से जंगलों में पैदल भी, मोटरसाइकिल पे भी मैं अंदर तक जा कर के और इन सब चीज़ों को रोका है मैंने। कहते हैं कि प्रकृति खुद में बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है। आपने तो इसे काफ़ी करीब से देखा और समझा है। चाहूँगी कि उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें जो आपको लगता है कि हम आम जन को जानना चाहिए, उन सारी बातों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। अच्छा प्रश्न आपने किया। जंगलों के बारे में तो कोई एक दो बात नहीं है, मतलब ये ऐसा खुशी है जो कि जंगल में जाकर ही अनुभव हो सकता है। वहाँ के फल फूल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की ठंडी आबो हवा, ये सारा कुछ मतलब प्रकृति की देन है और वहाँ जाकर अनुभव किया जा सकता है। और लोग, मेरे ख्याल से लोगों को ये जागरूक किया जाए कि जीवन में कम से कम 2-4 बार जंगलों के तरफ लोग जाएं, वहाँ का अनुभव करें और वहाँ की प्रकृति का आनंद लें, तभी वो जान सकेंगे जंगल के बारे में, वृक्षों के बारे में। जैसा कि ये देखा जा रहा है कि जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण आधुनिकता है। लेकिन आज जिस युग में हम जी रहे हैं, हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए हमें इन सारी चीज़ों की, इस आधुनिकता की ज़रूरत है। ऐसे में क्या कुछ हमारी तैयारी होनी चाहिए या क्या कुछ हमारे प्रयास होने चाहिए ताकि हम इस आधुनिकता और प्रकृति को दोनों को साथ लेकर चल सके, क्योंकि ये आज की ज़रूरत हो गई है दोनों को साथ लेकर चलना। ऐसा है कि जंगलों पर आश्रित रहना कुछ कम करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लकड़ियों की आवश्यकता हर एक चीज़ों में, घर मकान बनाने से लेकर के आम फर्नीचर्स वगैरह, सारा कुछ लकड़ी का ही, वृक्षों को काट करके ही बनाया जा रहा था। लेकिन अब जो है आधुनिकता के वेश में आकर वो सारा ट्रेडिशनल जो है चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। अब लोहे के सामान, लोहे का फर्नीचर्स और ग्रिल वगैरह भी सब कुछ, वो शटर और ये सब स्टील का, वो सब चल रहा है। तो इससे उस पर आश्रित जो है, जंगलों पर आश्रित कम हो रहा है। तो इससे जो है कुछ बचाव हो सकता है। और फिर प्रकृति तो उसको तो साथ लेकर चलना ही है, क्योंकि प्रकृति के बिना तो जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हम मनुष्य की जो जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो भी एक प्रमुख रोल निभाता है इस जो भी ये जलवायु परिवर्तन के जो भी दुष्प्रभाव है उस पर। हाँ, ऐसा है कि जंगलों के साथ जो है मनुष्य का तो संबंध है ही, और उससे आधुनिकता का एक बहुत व्यापक रूप से उसका विस्तार होता है। तो जीवन अगर सफल है तो जीवन जो है वो जंगलों पर आश्रित होकर के हो सकता है। और आधुनिकता में तो लोग जी रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत तरह की बीमारियों और बहुत तरह के कष्टों को झेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसको संभालने की आवश्यकता है। अगर बात करें आम जन की, कोई भी कुछ भी होता है उस पर बहुत ज़रूरी होता है कि हम आम जन अपना सपोर्ट दें। तो बतौर उप संरक्षक आप क्या कुछ कहना चाहेंगे या क्या कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाहेंगे आम जन को, ताकि वो अपना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन इस पर्यावरण बचाव में दे सके? मतलब वो अपने स्तर से क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? ऐसा है कि देखिए, बात है कि जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी जागरूक होगा तभी कुछ कर सकता है। मेरे ख्याल से जागरूकता का उतना व्यापक रूप से विस्तार नहीं हुआ है। तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सभी पौधे लगाएं, जंगलों में घूमें, जंगलों को देखें और उसका अनुभव करें। जैसा कि पटना में भी जू वगैरह है, पटना जू, तो उसमें भी जा कर के उसका अनुभव किया जा सकता है कि जंगलों का कितना अच्छा अनुभव होता है। तो मेरे ख्याल से ये बिना देखे ये संभव नहीं है, देखेंगे तभी जानेंगे। मतलब जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, उन्हें देखेंगे नहीं, वो उसकी महत्ता को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे कौन कौन से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक पर्यावरण से जोड़ा जा सके? बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं।
जैसे कि जंगली इलाकों में तो जानवरों का भी ये संवर्धन किया जा रहा है, उनका रखरखाव भी किया जा रहा है, जंगल भी प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। पोचर्स का नाम आपने सुना होगा, जो जंगलों में जानवरों को मारकर उसका खाल वगैरह निकाल लेते हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो लोग पूरे आर्म्स के साथ लैस रहते हैं, जिनसे कि टकराहट भी होती है वन विभाग के पदाधिकारियों को, और हमेशा जो है पेट्रोलिंग वगैरह करके उन जंगलों को बचाया जाता है, जिससे कि बाहर के लोग नहीं आवें और जंगल सुरक्षित रहे। जो वहाँ के लोग होते हैं, जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम किए जाते हैं, खासकर जो जंगलों में रहते हैं या जो यहाँ पे वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनका कितना सहयोग आप सभी को मिला जब भी ऐसे कोई कार्यक्रम करते हैं, और कितना सफलता भी मिला उसमें? हाँ, ऐसा है कि जंगल में जो लोग हैं वो लोग प्रकृति के प्रति बड़ी जागरूक हैं। उनको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे और वन और छाया और लकड़ियाँ, इन सब से उनका वास्ता पौराणिक समय से है। तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल उनको जोड़ने की आवश्यकता है, और वो लोग बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। थोड़े पैसे लेकर ही वो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, और उनका जीवन बहुत साधारण है, इसलिए उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना है उतने में वो खुश और हाँ, उसी चीज़ को वो अपनाते जी हाँ, हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की, तो ये हर 2 साल में जारी किया जाता है, और इस रिपोर्ट पर अगर नज़र डालें खासकर 2019 की, तो कहा गया है कि हरित क्षेत्रों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, जो वाकई एक काफ़ी सकारात्मक पहल कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन की ओर है? ऐसा है कि नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, वो दिल्ली से वो गाइड होती है, और उनकी ऑफिस जो है वो नेशनल लेवल पर चलता है। वो लोग हमेशा सर्वे करते हैं, और सर्वे में वो हर एक ज़िला, हर एक स्टेट और हर एक क्षेत्रों का वो लोग ऊपर एरियल सर्वे लेते हैं। तो एरियल सर्वे से वो लोग आकलन करते हैं कि कहाँ पौधे हैं, कहाँ जंगल है, कहाँ सुखाड़ है। तो इस तरह से वो लोग रिपोर्ट तैयार करके वो लोग स्टेट को भेजते हैं। तो उसमें ये है कि प्लांटेशन तो खैर हर जगह किया जा रहा है, तो उससे उसमें बढ़ोतरी तो होती है। तो कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना % ग्रोथ हुआ, कितना बचा हुआ है, वो सब चीज़ बताते हैं उस रिपोर्ट में। तो मेरे ख्याल से फॉरेस्ट का भी ग्रोथ हुआ है, जो बिहार में पहले 3.2% था, वो अभी बढ़ करके करीब करीब 6 और 6.5% हो गया है। जी, आजकल ये भी बात सुनने को मिलती है कि जिस तरीके से जो जंगलों की कटाई की जा रही है, वो मतलब जो जानवर है वो बाहर निकल के कभी कभी किसी गांव में इधर आ जाते हैं या कुछ ऐसी परेशानी करते हैं। तो इस सारी चीज़ों पे आपसे बातचीत होगी, लेकिन दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए बिहार बिहान के साथ। इस छोटे से अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है बिहार बिहार में। जैसा कि संजय जी, हम सभी बात कर रहे थे कि जिस तरह आधुनिकता को ध्यान में रखते या अर्बनाइजेशन की बात करें, तो कुछ हद तक ज़रूरी है पेड़ों की कटाई करना। ऐसे में उन जगहों के जो जानवर हैं या जो जीव जंतु हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधा दी जा रही है ताकि उन्हें वही माहौल, वही सुविधा मिले जो उन जंगलों में उन्हें मिला करती थी? ऐसा है, दुर्भाग्य है इस मामले में कि जहाँ भी आधुनिकता का सवाल उठ रहा है, वहाँ जंगल बेधड़क काटे जा रहे हैं। वहाँ के जानवर जहाँ तहाँ भाग जाते हैं, और आपने सुना हुआ होगा कि व्यापक रूप से गर्मियों में जंगलों में आग लगती है। बहुत बड़े बड़े इलाके मैंने तो देखा है कि पहाड़ को 3-3, 4-4 दिन तक जलता हुआ, बिल्कुल आग बढ़ती जा रही है, आग बढ़ता जा रहा है, जंगल के जंगल साफ हो जा रहे हैं, और जानवर कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। जंगलों में तो है कि दूर दराज इलाकों में चले जाते होंगे, लेकिन जो छोटे क्षेत्रों हैं जहाँ की ये सब जहाँ के पौधों को, पेड़ों को काटा जाता है या जंगलों को डिस्टर्ब किया जाता है, तो वहाँ के जानवर तो भाग ही जाते हैं या मर जाते हैं।
जैसे कि आपने बताया कि जंगलों में आग लग जाते हैं तो काफ़ी बड़े पैमाने पे ये आग फैल जाते हैं, और अगर ऐसे में जानवर कहीं बाहर चले जाते हैं तो इस परिस्थिति में आप लोगों की क्या कुछ तैयारी रहती है इससे ओवरकम करने के लिए? ओवरकम तो ऐसा है कि जंगलों में जैसे कि कुछ जैसे कि ये हाँ, ये मांस खाने वाले जानवर, जो मांस खाने वाले जानवर है जैसे टाइगर्स है, पैंथर्स हैं, इन सबों को पकड़ने का अभियान चलता है और उनको जंगलों में बाड़ों में पकड़ करके उसको कैद करके कहीं भेज दिया जाता है या कहीं जू वगैरह में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो छोटे इलाकों में तो ऐसा ही है, लेकिन बड़े इलाकों के लिए ये सब चीज़ संभव नहीं है। कौन जानवर कहाँ गए और कौन से क्षेत्र में घुस गए पता नहीं चलता। वो फिर वहाँ के जंगली एरिया के लोग ही उसको संभालते हैं, वही लोग कुछ करते हैं जी। और अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से देखा जाए तो वन संरक्षण में क्या कुछ ऐसे स्कोप है? ऐसा है कि जंगलों में तो इनका प्रादुर्भाव है ही। फॉरेस्ट ऑफिसर बन करके जंगल को सेवा करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा भी अब स्कोप नई नई खुल रही है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट, बहुत तरह का स्कोप डिफरेंट आपको ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशंस वगैरह में भी इनका पद है, जहाँ की अपनी सेवा ये लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से व्यापक क्षेत्र में इनका विस्तार हो रहा है और इस सर्विस की जागरूकता को समझ के और बहुत जगह इनको एम्प्लॉय किया जा रहा है। जी, जैसे कि आजकल ये भी देखने को मिला कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एक नया चिंता का विषय बना हुआ है। इसका क्या कुछ कारण है और किस तरीके से इसे सही किया जा सकता है? इकोलॉजी का मतलब है कि मनुष्य का जो है आम प्राकृतिक रूप से संवर्धन और उसका जानवरों के साथ या फिर उस वहाँ के पेड़ पौधों के साथ किस तरह तालमेल है, इसको देखना। तो इकोलॉजी तो डिस्टर्ब हो ही गई है, क्योंकि पौधे जो है कम होते जा रहे हैं, जानवरों का भी काफ़ी विस्तार नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जनसंख्या विस्फोट के रूप में ये प्रकृति में सामने आ रहा है, जिससे कि हर चीज़ डिस्टर्ब हो रहा है। तो उससे प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जंगल भी ख़त्म हो रहे हैं, जानवर को भी मार के लोग खा ले रहे हैं या जो भी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे इम्बैलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, इसको संभालने की आवश्यकता है और सरकार जागरूक है। अब देखें कब तक सही होता है या आगे कैसा रहता है। मौसम भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मौसम के कारण भी लोग जो है बहुत प्रभावित हो रहे हैं। जी, आपने अपने कार्य प्रणाली में अपना बखूबी योगदान दिया है और अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही सही तरीके से निभाया भी है। आपसे जानना चाहूँगी कि आपके शुरुआती दौर के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा, और जब आप अपने संघर्ष के समय में थे, अपने लक्ष्य के प्राप्ति के समय में थे, तो किन का आपको साथ मिला और क्या कुछ चुनौतियाँ रहीं? देखिए, शुरुआती जीवन में तो मैं बड़ा ही संकुचित विचार का लड़का था और बहुत डरपोक भी था, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कुछ गुण भी थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। बहुत मैंने दिवा स्वप्न जो होता है वो देखा करता था, ये है वो है दिस दैट। फिर भी ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैट्रिकुलेशन वगैरह में हमारी शिक्षा दीक्षा सेंट्रल स्कूल में हुई और परिवार के रूप में तो फादर हमारे बाहर रहते थे, तो मदर का सानिध्य ही ज़्यादा मिला, उनका ही ज़्यादा हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा और उनकी एक ये थी बच्चों के प्रति बहुत सहानुभूति थी और उनको पढ़ने का उनके द्वारा हमेशा शिक्षा दिया जाता था। हम लोग 5 भाई बहन थे, तो 2 भाई और 3 बहन, तो सबसे बड़ा मैं ही था।
तो मुझे ही परिवार का दायित्व संभालना था। और आपने बखूबी उसे निभाया। जी कह लीजिए कि हाँ सही। जी जी जी। संजय जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके साथ साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान, रिटायर्ड उप संरक्षक संजय कुमार, जिनसे हमने बातचीत की। हम अपने वनों का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी महत्ता के प्रति लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। जैसा कि दर्शकों, हर रोज़ आपको इंतज़ार रहता है बिहार बिहान का, वैसे ही हमें इंतज़ार रहता है आपके सुझाव का। तो हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। और हमारा ईमेल है directordkpatna@gmail.com। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और छोड़े जाते हैं आपको स्वच्छ भारत गीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।